नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह की रार देखने को मिली, फिर चाहे ट्रेड को लेकर के हो, फिर चाहे दुनिया में एक दूसरे की शक्ति का मजाक बनाने को लेकर हो, या फिर वैश्विक रूप से कौन किसके ज्यादा प्रभाव में है, यह देखने की कवायद हो। आप चाहे यूरोप को ही उठाकर देख लीजिए, यूरोप अमेरिका के ज्यादा करीब है या चीन के, या कनाडा को उठाकर देख लीजिए, कनाडा अमेरिका के ज्यादा नजदीक है या चीन के। इस बात पे फिलहाल आपको रस्साकसी देखने को मिल रही है, और कहीं हाशिए पर खिसक कर रह गया है रूस, क्योंकि पहले तक सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में दुनिया बटी थी। वर्ष 1991 से पहले अमेरिका और सोवियत रूस दुनिया के दो ऐसे देश थे जिनके बीच में दुनिया को बंटना होता था कि भाई आप जाएंगे पूंजीवाद की तरफ या साम्यवाद की तरफ, और अगर आप कहीं नहीं हैं तो फिर आप भारत की तरफ, जिसने नाम मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया हुआ था। अब सवाल यह है कि दुनिया में जब दो देश एक दूसरे से खींचतान में लगे होते हैं तो वो हर संभव प्रयास करते हैं कि ताकत किसी एक की हो। अमेरिका खुद ये मानने लगा है कि दुनिया में दो ही सुपर पावर हैं, अमेरिका और चाइना। इसको वो G2 कह के संबोधित भी करता है। हाल ही में ट्रंप जब शी जिनपिंग से मिले थे तब उन्होंने मीटिंग को संबोधित भी ऐसे ही किया था कि G2 मिलने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि G2 में से रहना किसी एक को ही टॉप पर है। पहले सोवियत रूस वर्सेस अमेरिका की लड़ाई थी, अमेरिका जीत गया था। अमेरिका ने इस बात में यानी उसको हराने के लिए कोल्ड वॉर लड़ा था। कोल्ड वॉर मतलब यह कि आपने आमने सामने कोई हथियार नहीं चलाया, लेकिन आपको हर तरह से खत्म किया गया। हर तरह से मतलब आपकी विचारधारा को, आपके विदेशी कनेक्शंस को, आपके व्यापार को, आप जहां पर हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपकी कंपनियों को पीछे हटाया गया, और जासूसों की मदद ली गई, सबोटाज की तमाम प्रकार की वो चीजें की गई जिससे कि आपको मार्केट में खड़ा नहीं रहने दिया जाए। ये जो तरीका अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनाया था, आप सोचिए ना, अफगानिस्तान हो या भारत पाकिस्तान हो, ये सब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच के ही झगड़े का परिणाम थे। वियतनाम वॉर इसका बड़ा उदाहरण है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इसके बड़े उदाहरण हैं। अब चूंकि रशिया कहीं हाशिए पर जा चुका है, यूक्रेन युद्ध के बाद में वो फिलहाल चमक नहीं रहा है। उम्मीद है लोगों के अंदर कि वो एक दिन फिर से वापस आएगा, लेकिन फिलहाल वो कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने अपना प्रतिद्वंदी चाइना को बना रखा है, और चाइना को तोड़ने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है। तोड़ने के लिए चाहे उसके वैज्ञानिक हो, चाहे उसके सामरिक ठिकाने हो, व्यापारिक दृष्टिकोण हो, उसके इन्वेस्टमेंट हो, उन सब पर एक एक करके अमेरिका वार करने लग रहा है। इसी क्रम में खबर निकलती है कि अमेरिका ने चाइना के एक जनरल लेवल के अधिकारी को, जो सेना है, आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है। में इतना बड़ा व्यक्ति था कि शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर पर आता था। सेना में शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति जो होता है वो सेना का हमेशा कमांडर इन चीफ होता है। ऐसे में राष्ट्रपति के जस्ट निचले स्तर पर आने वाला व्यक्ति, जो कि शी जिनपिंग की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, कहा जाता था कि शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनवाने में उस व्यक्ति का बड़ा योगदान था, उस व्यक्ति को फिलहाल अचानक गायब कर दिया गया है। अच्छा, चाइना में यह बड़ा सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति चाइनीज सरकार के लिए खतरा बन रहा है तो इनकी गुप्तचर एजेंसीज खुद के अंदर इतना प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं कि रातों रात उस व्यक्ति को गायब कर दिया जाएगा। और खबर बनती है, जांग युक्शिया नाम इसका था, पर्ज ऑफ चाइना टॉप जनरल लीव्स मिलिट्री इन क्राइसिस। और ये खबर निकाली एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, कहा कि चाइना के टॉप जनरल अक्यूज हैं चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका को देने के। अर्थात चाइना ने यह जानकारी जब पाई कि उसके टॉप जनरल ने अमेरिका को सीक्रेट्स बेच दिए हैं, न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच दिए हैं। अब आपके दिमाग में दो बड़े प्रश्न आएंगे। पहला, अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, कौन से सीक्रेट बेच दिए? दूसरा, चाइना बहुत लंबे समय से न्यूक्लियर कैपेबल राष्ट्र है, अमेरिका को चाइना का तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए होगा,
तो आपके दिमाग में फिर आंसर आएगा कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब का सीक्रेट नहीं चाहिए होगा तो कम से कम कोई लोकेशन ही पूछ रहा हो। हाँ, तो ये बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो आइए उसी के अराउंड इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खबर बनकर आती है कि चीन में चाइना के राष्ट्रपति के जस्ट नीचे पद पर आसीन व्यक्ति, इसका नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है भाई, कहाँ चला गया, हाँ, जांग युक्शिया। जांग युक्शिया जो हैं ये हटा दिए गए हैं। ये इनकी तस्वीर है। उम्र में 75 साल के थे ये, और लंबे समय से 5 दशक से अधिक समय से ये सेना के लिए काम कर रहे थे। चाइना ने वैसे तो खैर बहुत ही कम युद्ध लड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि वियतनाम के नाम पर कोई वॉर लड़ी थी, उसमें भी इन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। अब जब इस तरह की बात हो तो हमको अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं कि ऐसा नाम तो पाकिस्तान के लिए भी बदनाम था। यहां के AQ खान पर आरोप था कि इन्होंने भी सीक्रेट्स लीबिया को बेच दिए थे। तो क्या वैसा कुछ हुआ है? तो मैं आपको इतिहास में और पीछे लेकर चलता हूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन की कहानी में भी चाइना इन्वॉल्व होता है 1983 में, कि चाइना ने ही इनको भी न्यूक्लियर सीक्रेट्स दिए थे। नॉर्थ कोरिया को भी सीक्रेट्स इन्हीं ने दिए थे। तो चाइना में पुलिस फौज में करप्शन बहुत है, लेकिन उस करप्शन को सरफेस पर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि मीडिया सक्रिय नहीं है, तो जानकारी बाहर नहीं निकलती। खैर, जितनी जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निकाली है, अमेरिकी न्यूज चैनल ने, उसका कहना है कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जांग युक्शिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, और उन पर आरोप है कि उन्होंने न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक कर दी है। जांग को 24 जनवरी को पद से हटा दिया गया, और अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप के तहत उन्हें गायब किया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पूर्व जनरल गू जुंग जांग ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी। यह खबर निकलकर 25 जनवरी 2026 को वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो एक अमेरिकी अखबार है, उसमें एक्सक्लूसिव रूप से प्रकाशित होती है कि उन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स अमेरिका को दे दिए थे। कौन से न्यूक्लियर सीक्रेट्स दिए थे, अब वहां भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीन की व्यवस्था को समझ लेते हैं। हालांकि पहले भी हमने बताया है जान युक्शिया किस पद पर थे, उससे समझने से पहले मैंने आपको बताया चाइना में वन पार्टी सिस्टम होता है। हमने एक बार जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो CPC के लीडर्स हैं वो बीजेपी के नेताओं से मिले थे, उस समय पर भी हमने सेशन किया था। उसी क्रोनोलॉजी में समझिए कि वन पार्टी सिस्टम में चाइना में इस तरह से होता है, टॉप पर जनरल सेक्रेटरी होता है। प्रेसिडेंट जो पद है असल में यहाँ के चेयरमैन की तरह है, जनरल सेक्रेटरी की तरह, वो एक पार्टी का चेयरमैन होता है। तो चाइना में शी जिनपिंग जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनके नीचे पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं। यहां पर चाइना के राष्ट्रपति 3 पदों को अलग अलग लेवल पर संभाल रहे होते हैं। वो पोलित ब्यूरो के जस्ट ऊपर एक जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी होते हैं। वो सेना के चेयरमैन भी कहलाते हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, और साथ ही वो प्रेसिडेंट होते हैं रिप्रेजेंट ग्लोबली करने के लिए चाइना को। तो शी जिनपिंग 3 पद से पहचाने जाते हैं। दुनिया के लिए वो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के लिए वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और सेना के लिए वो चेयरमैन हैं। जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन और प्रेसिडेंट, ये तीनों पद शी जिनपिंग के हैं। ऐसे में चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अगर ये हैं, तो वाइस चेयरमैन, मतलब इनके अधीन में पीपल्स लिबरल आर्मी, लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस दोनों आती हैं। चेयरमैन के जस्ट नीचे वाइस चेयरमैन का पद, और उस वाइस चेयरमैन पर पद पर ये युंगशिया करके जो व्यक्ति हैं ये थे। इनको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये चेयरमैन है और ये इनके साथ में वाइस चेयरमैन है, तस्वीर में गोले में आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रभावशाली थे, आप इन्हें इंटरनेशनली देख सकते हैं, पुतिन के साथ देख सकते हैं, सुलिवान जो कि अमेरिकी NSA हैं उनके साथ देख सकते हैं। अर्थात शी जिनपिंग के बाद अगर किसी व्यक्ति से मिला जाता था, उनमें से ये एक थे, सेना को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, आसिम मुनीर के साथ भी आप इन्हें पिछले 1 साल पहले की तस्वीर में देख सकते हैं, जब इन्होंने टेररिज्म को लेकर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर एग्रीमेंट साइन किया था। मतलब ये वो व्यक्ति था जो कि सेना को रिप्रेजेंट कर रहा था इंटरनेशनली। अगर आप चाइना के मिलिट्री कमीशन को देखें तो शी जिनपिंग अगर चेयरमैन है, तो ये वाइस चेयरमैन जांग युंगशिया और दूसरे जांग शेंगमिन थे। शेंगमिन को प्रमोट किया गया था फिलहाल मेंबर से, लेकिन जान युंगशिया चाइना में लंबे समय से काम कर रहे थे, और ये पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है, यानी चीन की जो सेना है, उसके बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। और कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकों में शी जिनपिंग के बिहाफ पर बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। 1968 से सक्रिय PLA के अंदर इन्हें बताया गया, और ये कहा जाता है कि इन्होंने काफी ज्यादा चाइना को वॉर में आगे ले जाने के लिए, चाइनीज सेना को किस तरह से युद्ध फ्रेंडली बनाया जाए, उसके लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। 75 साल के फिलहाल थे।
तो 24 जनवरी 2026 को खबर कैसे बाहर आई? वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर बाद में निकलती, उससे पहले एक खबर और आई और वो ये थी कि दो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल हैं चाइना के जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ने का। पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ने का सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स पर जो चल रहा है उसमें से ये आदमी निकल कर आए कि सुनो भाई, पार्टी में कानून और अनुशासन के उल्लंघन के नाम पर जो व्यक्ति है ना, असल में वो जांग है जिस पर आरोप है कि उसने सेना में भ्रष्टाचार किया है। अब भ्रष्टाचार किया है तो सेना के अंदर भ्रष्टाचार कैसा हो सकता है? दो तरह का हो सकता है, माल की खरीद फरोख्त को लेकर के कुछ गड़बड़ कर दी हो, या फिर उसने कोई ऐसी बड़ी जानकारी बाहर बेच दी हो। यह खबर निकल कर आई एक पहले से आरोपी जो जनरल थे उसके द्वारा। उसने शिकायत में कहा कि मैं नहीं, वो व्यक्ति है जिसने सारे सीक्रेट्स बेचे हैं। किस तरह के सीक्रेट्स बेचे, ये जानकारी अब आगे वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा गया कि इन्होंने कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को बेच दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया में अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रशिया के पास में है 4200, 99, 4299, 99। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3700, चाइना के पास 600। लेकिन ये डेटा पुराना है, 2025 का अकॉर्डिंग ये एस्टिमेशन है। लेकिन चाइना ने ये 600 नंबर रोका नहीं, ये टारगेट लेकर चल रहा है कि मैं तेजी से अपने न्यूक्लियर बम को बढ़ाते हुए 2030 तक 1000 तक लेकर जाऊं। आप पूछेंगे न्यूक्लियर बम तो एक ही पर्याप्त है, एक के अलावा एक से भी मतलब बहुत ही ज्यादा भीषण हादसे तैयार किए जा सकते हैं, इतने सारों की क्या जरूरत होती है? कई तरह के न्यूक्लियर बम, टॉर्पीडो पे लगाने वाला, जैसे अभी चाइना रशिया वालों ने प्रैक्टिकल करके टॉर्पीडो पे लगा के दिखा दिया कि सब समुद्र के अंदर से कोई छोटा सा बॉम्ब चला दिया है ना, मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। तो कई तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब में कई तरह के आइटम्स बना दिए, जैसे किसी भी बॉम्ब के अंदर जो बारूद है वो आरडीएक्स हो, उसकी जगह ये न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल यूज कर ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से ये अपने न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करते हुए इनोवेशन करते चले जा रहे हैं और इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने यहां पर न्यूक्लियर ट्रायड तैयार कर लिया है, चाहे लैंड हो, सी हो, एयर हो, हर तरफ से ये न्यूक्लियर वो फेंकने के लिए, बम फेंकने के लिए फिजिबल हो गए हैं। ठीक है साहब, इस खबर का आधार क्या है? असल में क्या था चाइना वाले लंबे समय से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी को पब्लिक में देने से आनाकानी कर रहे थे कि वैसे भी चाइना के पास क्या है ये किसी को पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर के बारे में एनपीटी के तहत इनको बताना पड़ता है कि हाँ भाई, हम लोगों ने इतना सबने फिजाइल मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, या हमारे वॉर हेड्स रखे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान भी एक दूसरे से ये जानकारी साझा करते हैं कि उनके न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, ये बाकायदा दोनों देशों को पता होता है, दोनों देश जानते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन जगहों पर गोला नहीं गिराना है, क्योंकि अगर गिरा दिया तो फिर वर्ल्ड में तबाही आ जाएगी। तो ये प्रोटोकॉल्स का पार्ट है, लेकिन कौन देश किसके साथ कितना सच बोलता है ये अलग आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो चाइना जो है ना वो चुपके 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 न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेट साइट्स बनाता जा रहा था। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर प्रकाशित होती है एक साल पहले, और रिपोर्ट के अंदर कुछ इस तरह की लोकेशंस पहाड़ों के बीच में डिटेक्ट की जाती हैं जहां पर चाइना की फोर्सेस गुप्त रूप से ठिकाने बना रही हैं। पता कैसे चलता है? सैटेलाइट से। आपने अगर हमारे देश में भी पोखरण फिल्म देखी हो तो कैसे अमेरिकी सैटेलाइट्स जो हैं वो भारत के ऊपर टहल रही हैं और पूरी पिक्चर्स खींच खींच कर बता रही हैं कि यहां पर ये हो सकता है। ऐसे ही चाइना के केस में साइट्स ने घूम घूम करके, सैटेलाइट्स ने ढूंढा कि कुछ ऐसी संदिग्ध जगह हैं जहां पर फिजाइल मटेरियल को, विस्फोटक को लेकर काम हो रहा है। इन रिपोर्ट्स से ये पुख्ता तय करने के लिए कि कहीं ये ब्लफ करने के लिए तो गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, कहीं और काम चल रहा हो, फिर कहीं और कर रहे हो, तो इन सबको सिक्योर करने के लिए तो कोई सेना का आदमी ही चाहिए होगा। ऐसी जानकारी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि चाइना लगातार तेजी से अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट बढ़ाता जा रहा था। इस पर ट्रंप ने अभी 2 महीने पहले भी कहा था कि ये कोल्ड वॉर जैसी चिंताएं फिर से बढ़ा रहा है। जैसे रशिया चाइना, जैसे रशिया अमेरिका के बीच की चिंताएं थी, ये वैसी ही चिंताएं हम लोगों की बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि चाइना 2027 में ताइवान पर कब्जा कर लेगा ऐसा अनाउंसमेंट करके बैठा है। अभी शी जिनपिंग ने इस नए साल 2026 में भी ये बात बोली कि हमें ताइवान के साथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये न्यू ईयर की संध्या पर उन्होंने बात बोली, 31 दिसंबर को शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना ताइवान को एक होना होगा। तो ऐसे में अगर कोई देश युद्ध के इस स्तर पर तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ताइवान को अमेरिका यह मानता है कि सेमीकंडक्टर का 95% मार्केट ताइवान ऑपरेट करता है, अगर चाइना ने ताइवान पर कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होने से सामान रोक लेगा। दुनिया का एक्सपोर्ट रुक गया तो जो आज अमेरिका टैरिफ लगाकर
इंपोर्ट बाधित करने की बात करता है, चाइना दुनिया को दूसरा मजा चखा देगा कि मैं माल बेच ही नहीं रहा, तुम जी लो किसको कैसे जीना है। आज अमेरिका खुद के देश में घुसने से जो नाटक कर रहा है इंपोर्ट के नाम पर, कल को चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल करके वही सेम परेशानियां क्रिएट कर सकता है। अमेरिका की चिंता है कि ताइवान पर हमला ना हो। ताइवान पर हमला ना हो, इस बात के लिए अमेरिका ने गुआम में बेस बना रखा है स्पेसिफिक ओशियन के अंदर, कि कल को अगर ऐसा होता है तो हम ताइवान की मदद करने उतर पाएंगे। तो 2027 के हिसाब से सब तैयार हो रहे हैं। अमेरिका गुआम में बैठकर ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार हो रहा है कि हम यहां से ताइवान की रक्षा करेंगे। कुल मिलाकर के पैसिफिक ओशन में अगले साल के लिए वॉर की बिसात बिछती जा रही है। और इन बिसात में चाइना के अंदर आपको यह पता हो कि इनकी स्ट्रेटेजिक साइट कहां है, तो वॉर का बहाना लेकर क्या अमेरिका, जैसे आज ईरान के अंदर B2 बॉम्बर्स ने घुस घुसकर नातांज जैसी साइट्स को मार गिराया ईरान में, बिल्कुल वैसे ही क्या चाइना के अंदर सीक्रेट साइट्स को ढूंढकर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? हो सकता है अमेरिका इसमें एज लेने का प्रयास करे। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका दुश्मन के उन ठिकानों तक पहुंच बनाने की हमेशा प्रयास करता है जिनसे उसे दिक्कत है या चिंता है। ऐसे में चाइना के जनरल का इस तरह से पद से हट जाना यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिका शायद अपने काम में कामयाब हो गया था, चीनी जानकारियां जुटाने में कामयाब हो गया था। हालांकि चाइना अपनी पूरी सेना की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहा है, लेकिन हां, इन दोनों में कौन शक्ति के केंद्र पर बैठेगा, इसकी लड़ाई अभी से चालू हो चुकी है। चाइना के लिए इसे एक बिग लॉस कहा जाएगा कि वो अपनी इतनी डिसिप्लिन्ड और पूरी तरह सीक्रेट रहने वाली आर्मी में से भी अपने जनरल को, अपने विश्वस्त आदमी को नहीं बचा पाई। ये निश्चित ही चाइना के बड़े फेलियर्स में से होगा। खैर, फिलहाल के लिए चाइना के अंदर इस बात को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। बीजिंग ने चाइनीज फर्म से कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के जो साइबर वेपन्स हैं या साइबर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी ये लग रहा होगा कि अमेरिकी डिवाइसेस और इजरायली डिवाइसेस यूज करके ही इनकी डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो अब ये बात सीक्रेसी की है, कौन कैसे इसे लेता है, फिलहाल के लिए तो जानकारी इतनी ही है। हालांकि हमको एक चीज जो इसके साथ पैरेलली याद आती है, वो आती है 1983 में, जब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यह बात पता लगाई थी कि ये चाइना के ही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी तरफ से फिजाइल मटेरियल, न्यूक्लियर वेपन बनाने का ट्रिक दिया था। वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई थी कि चाइना ने ही पाकिस्तान को एक मिसाइल कैपेबल सिस्टम, न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक दी थी। फिर यही पाकिस्तान लीबिया को उसे प्रमोट करता हुआ देखा गया था। कुल मिलाकर चाइना और लीबिया ये आपस में पाकिस्तान से कनेक्ट होकर दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब का सीक्रेटली प्लान करते हुए पहले भी पाए गए हैं। पाकिस्तानियों तक पहुंचा तो नॉर्थ कोरिया तक भी पहुंचा। पाकिस्तान में चेहरा ये बने, दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब ही वो ताकत आज के समय पर बची है जिससे आप दुनिया की नजर से बच के रह सकते हैं। फिलहाल के लिए उदाहरण ये महाशय हैं। इनके बारे में ट्रंप लगता है अपनी भूलने की बीमारी में भूल गए हैं। पिछले एक साल में वो एक बार भी इस व्यक्ति का, किम जोंग उन का नाम नहीं लिए हैं, जबकि पिछले टर्म में उन्हें सबसे ज्यादा इन्हीं से दिक्कत थी। किम जोंग उन पर कोई चर्चा ना होना यह दर्शाता है कि न्यूक्लियर बम सुरक्षा की गारंटी है, और शी जिनपिंग अगर इसको दुनिया भर में बेचते और बांटते हैं तो वो एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से